नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एडुफाई के इस वीडियो पर स्वागत है। ये वीडियो खासकर उन दर्शकों और उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो हाल ही में यूपीएससी के एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। हमारी इस वीडियो में हम लोग सिंधु जल संधि के ऊपर बात करेंगे, जिसमें अधिकतर सभी लोगों का कंसंट्रेशन और फोकस है। हम सभी जानते हैं, जैसे कि पहलगाम अटैक में जो कुछ हुआ, उसके बाद से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर दोनों सरकार यानी हिंदुस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सरकार के बहुत अलग अलग इंटरैक्शंस और इसके ऊपर विवाद हुए हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस टॉपिक को एक बहुत डिटेल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सिंधु जल संधि की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि टोटल 6 नदियों के बारे में बात हो रही है। हमारे देश के मुकुट यानी क्राउन, हमारे जम्मू कश्मीर से आने वाली जो नदियां हैं जो पाकिस्तान में एंटर करती हैं, उन सभी नदियों के बारे में बात हो रही है। इस पूरी नदी की प्रणाली को हम इंडस रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं और इस नदी को हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। हमारी इंडस रिवर के टोटल 5 मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कहलाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले झेलम, दूसरी चेनाब, तीसरी रावी, चौथी ब्यास और पांचवी सतलुज। हमारी इन 5 नदियों के पानी का बहाव सीधा पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान में एंटर होने के बाद ये इंडस नदी के साथ मिल जाती है। हम जहां इन 5 नदियों का मिक्सअप और मिलन देखते हैं पाकिस्तान में, उस जगह को पंजनाद के नाम से जाना जाता है। और ये सभी नदियां यानी कि चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, ये 4 नदियां हमारी सतलुज नदी में पंजनाद एरिया में मिलती हैं और उसके बाद सतलुज आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और इंडस रिवर के साथ मिठानकोट प्रोविंस में जाकर इंडस नदी को ज्वाइन करती है और ये इंडस नदी सीधा अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। तो ये तो थी हमारे इंडस नदी की बेसिक ज्योग्राफिकल जानकारी। मैं इसके बारे में आपको एक डायग्राम भी बना के दूंगा, पर मुद्दा कुछ और है। हम इस मुद्दे को कई प्रकार से देख सकते हैं। एक मुद्दा है ज्योग्राफिकल मुद्दा, दूसरा मुद्दा है पॉलिटिकल मुद्दा। अगर हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान हमारे लो रिवर फ्लो रीजन्स में आता है, यानी पाकिस्तान की 90% जो जल है यानी पानी है, नदियां हैं, वो हिंदुस्तान की ओर से आती है, जिसमें सिर्फ 2 नदियों का बहाव इंडिया से नहीं चाइना से होता है। जैसे इंडस नदी कैलाश रेंज से आती है जो कि पाकिस्तान पे मौजूद है और सतलुज नदी लेक राका से आती है जो दोबारा चाइना पे मौजूद है, नियर मानसरोवर आप यूं कह लीजिए। अगर हम इनके डायग्राम को देखेंगे तो आपको और ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन इस बात को अभी के लिए छोड़ते हैं। अभी ये समझते हैं कि सिंधु जल संधि में क्या हुआ था। देखिए, ये कहानी थोड़ी सी लंबी है। जब हम बात करते हैं सिंधु जल संधि की तो ये कहानी शुरू होती है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जब पाकिस्तान हमारे देश से आजाद हुआ, अलग हुआ, तो इस देश से वो काफी सारे पैसे और काफी सारा कह लीजिए कि दौलत वो अपने साथ ले गए, लेकिन उसी से उनका पेट नहीं भरा, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा हिंदुस्तान में आक्रमण किया। अब आप इसको ऐसे समझिए कि हम लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के साथ वॉर करना शुरू कर दिया, यानी उन लोगों की तरफ से। वैसे तो हमने कभी अब किसी वॉर की पहल नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कुछ कंडीशंस होने की वजह से हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन यहां पर पैदा हुआ एक बहुत बड़ा अविश्वास जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दिलों में रह गया। पाकिस्तान के साथ यह दिक्कत थी शुरू से कि जमीनों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन पानी का बंटवारा उस समय नहीं हुआ। पाकिस्तान को सबसे पहले यह इनसिक्योरिटी आया कि क्योंकि हिंदुस्तान से उसके संबंध अच्छे नहीं, तो
सबसे बड़ी बात, जो पानी का इशू है वो इंडिया कभी कभी उनके साथ खड़ा कर सकता है, उनको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस बात की इनसिक्योरिटी पाकिस्तान के पास शुरू से थी। जब पाकिस्तान ने इस बात को हिंदुस्तान के साथ बात करने के लिए उठाया तो ये बात कुछ आगे बढ़ी नहीं शुरुआती दिनों में। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान ने मदद ली हमारे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक उस समय एक शाखा के तौर पर, यानी आईबीआरडी के तौर पर काम करता था, जिसे हम इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक बोल सकते हैं। इस बैंक को उन्होंने आधार या ब्रोकरिंग कंडीशंस पे रखकर हिंदुस्तान पे यह जोर दिया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से इन नदियों के ऊपर बात करे, इन नदियों के ऊपर संधि के ऊपर बात करे। आप बहुत सारी मेहनत के बाद वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान को राजी किया और 19 सितंबर अराउंड हमारे 1960s में इस जल संधि को लाहौर में साइन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान एज अ प्रेसिडेंट लाहौर में संधि को साइन करते हैं। इस संधि में जो डिटेल्स दी गई थी उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन यह संधि 1960 पर साइन हो गई। जब यह संधि 1960 पर साइन हो गई, इस संधि के अंदर कई सारी खामियां थी जिन्हें ओवरलुक किया गया। उन खामियों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इस संधि को आज 21st सेंचुरी की सबसे ज्यादा उम्दा और सक्सेसफुल संधि के नाम से जाना जाता है, यानी इंडस रिवर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी इन द वर्ल्ड माना जाता है। चलिए अब इसके अंदर के कुछ डिटेल्स के बारे में जानते हैं, जो आप बैकग्राउंड्स में भी देख पा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस बात के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, फिर इसकी डिटेलिंग के ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पाकिस्तान है, ओके, और ये इंडिया है। ये जो भाग है हमारा, ये रहा हमारे पास पीओके, जिसे आप गिलगिट बल्तिस्तान के नाम से भी जानते हैं, और ये रहा सीओके, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो अभी हम ये समझते हैं कि ज्योग्राफिकली ये नदियां कहां से आती हैं। यहां पर हमारे इस जम्मू कश्मीर के वेस्ट ईस्टर्न साइड पर हमारे पास एक पर्वत है या माउंटेन रेंज है, जिसे आप कैलाश रेंज कह सकते हैं। और ये रहा हमारा उत्तराखंड, आई विल राइट यूके, और इस उत्तराखंड के जस्ट किनारे ऊपर की तरफ एक छोटा सा लेक है और एक बड़ा सा लेक है। ठीक है, इस छोटे लेक को हम कहते हैं राका और इस लेक को हम कहते हैं मानसरोवर। मानसरोवर, जो ये आपको ये माउंटेन रेंज दिखाई दे रहा है, इसे आप कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, कैलाश। अब इस कैलाश में जितने ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियर से निकलती है हमारी इंडस नदी, और इंडस नदी ये इस लद्दाख रीजन को होते हुए, यानी कराकोरम पर्वत, यहां पर हमारे पास कराकोरम पर्वत है और लद्दाख रेंज है, जिसके बीच से होते हुए ये इंडस नदी सीधा आजाद कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एंटर होती है और सीधा बे ऑफ बंगाल चली जाती है, सॉरी अरेबियन सी चली जाती है। तो ये इंडस की ओवरऑल लेंथ है, जो चाइना से आ रही है, सीधा पाकिस्तान एंटर हो रही है और सीधा अरेबियन सी जा रही है। अब जब हम इंडस की हम डिटेल में बात करें, तो इंडस अकेला हमारे देश में एक ऐसा नदी है जो इतने ऊंचे वाले इलाकों से या क्राउन से होकर इतनी लंबी गुजरती है, इतनी लंबी नदी गुजरती है। अब यहां पर कुछ इससे जुड़ी हुई नदियां हैं, जैसे पहले हम इस लेक के बारे में बात कर लें। पीर पंजाल और पांगी रेंज जो जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, आप अपना एटलस खोल के देखिएगा, जितने भी यूपीएससी कैंडिडेट है, पीर पंजाल और पांगी रेंज के बीच में एक वुलर लेक है। वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक है, हमारे भारत की सबसे बड़ी। इनफैक्ट इस लेक के आसपास से एक नदी गुजरती है जिसे हम कहते हैं झेलम नदी, और लो झेलम नदी का ओरिजिन इस एरिया से नहीं है, व्यूलर से नहीं है, इसका ओरिजिन वेरीनाग नाम की एक जगह से है, VERINAG। वेरीनाग से निकलती हुई झेलम पाकिस्तान की ओर जाती है। कुछ समय के लिए वेरीनाग यानी झेलम को विराम देते हैं, रोकते हैं,
दूसरी एक और नदी के बारे में देखते हैं जो धौलाधार रेंज हिमाचल से निकलती है, जिसे आप चेनाब के नाम से जानते हैं। चेनाब हिमाचल से जरूर निकलती है लेकिन एंटर होती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से सीधी वो पाकिस्तान में घुसती है और जहां ये झेलम नदी अपना प्रवाह अपने चेनाब नदी में डाल देती है, यानी झेलम का जो डिस्चार्ज है वो चेनाब नदी है। अब ये चेनाब नदी के बाद सीधा धौलाधार रेंज से ही एक और नदी निकलती है जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। ये रावी नदी जम्मू कश्मीर पंजाब बॉर्डर से होते हुए, पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर से होते हुए सीधा चेनाब नदी में अपना पानी रिलीज करती है, यानी रावी का भी जो डिस्चार्ज है वो किसमें है, चेनाब में है। ये रावी नदी के बाद ब्यास नदी है। ब्यास नदी भी हिमाचल धौलाधार रेंज से निकलती है। अगर आप बहुत स्पेसिफिक पॉइंट में जाना चाहते हैं तो धौलाधार रेंज में रोहतांग पास नाम की एक जगह है, रोहतांग पास से इस नदी का ओरिजिन है। अब यहां से जब ये निकलती है तो सीधा पंजाब यानी भारत के पंजाब तक रुक जाती है। अब ये लेक राका से हमारी एक नदी निकलती है जो चाइना से आ रही है आफ्टर इंडस, सतलुज रिवर। ये सतलुज रिवर हिमाचल में एंटर होती है। हिमाचल में ये कहां से एंटर होती है ये भी आपके बारे में आपको जानना जरूरी है। हिमाचल में ये एंटर होती है हमारे ये सिपकिला पास से। जब ये सिपकिला पास से एंटर होती है तो सीधा हिमाचल से होती हुई पंजाब में एंटर होती है और पंजाब से होती हुई जहां पर ब्यास नदी, ब्यास रीजन के बीच में यानी अमृतसर और जलंधर के बीच में एक जगह है ब्यास, वहां पे मिलती है और सतलुज नदी सीधा पाकिस्तान निकल जाती है। और पाकिस्तान में ये चेनाब नदी इसका वेट करती है और इस सतलुज नदी पे अपना जीवन जल प्रवाह करती है। अब इस रीजन को आप पंजनाद के नाम से जानते हैं। ये जो आप जहां पर सभी नदियों का मिश्रण देख रहे हैं ये पंजनाद है पाकिस्तान का। और सीधा सतलुज आगे बढ़ती हुई इंडस से मिल जाती है। इंडस में जहां ये मिलती है उस रीजन के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन को आप मिठानकोट के नाम से जानते हैं। आप भारत के पठानकोट के हिसाब से मिठानकोट पाकिस्तान का याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास टोटल छह नदियां अगर आप इंडस को मिला लें, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस में पीओके और सीओके से जुड़ती हैं। जैसे श्योक नदी है जो सीओके से आके जुड़ रही है, गिलगिट रिवर है जो पीओके से आके जुड़ रही है इंडस में। ये बहुत छोटी ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, बट जब भी आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि कौन से रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी, तो आप इनका ये नाम ले सकते हैं, 5 रिवर का नाम ले सकते हैं। ये तो था ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग में, आइडियोलॉजी में वापस चलते हैं, पॉलिटिकल स्टांस में। जब 1960s में ये बात हुई तो 1960s में हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संधि हुई वो इसी जल को लेकर हुई। क्या बोला कि जितनी भी नदियां वेस्टर्न साइड यानी पश्चिमी साइड में है, पश्चिमी नदियां कौन है जरा आप ध्यान से देख लीजिए, ये है इंडस, ये है झेलम और ये रही रावी, ओके सॉरी चेनाब। इंडस, झेलम, चेनाब, ये कौन हुई, वेस्टर्न रिवर्स। इंडस, झेलम एंड चेनाब, ओके। सो ये 3 नदियां हमारी हुई किसकी, 1960s में वेस्टर्न रिवर्स पार्टीशन हुआ और ईस्टर्न नदीज बनाई गई, ईस्टर्न नदीज डिक्लेयर की गई। ईस्टर्न नदीज कौन रही, रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास एंड सतलुज। पुराना नाम सतलुज था, बाद में इसे बदलकर सतलुज कर दिया गया या सुतलज कर दिया गया। यहां मुद्दा यह रहा कि 30% ऑफ एक्सेस ऑफ पानी जो हमारे इंडिया का था उसे कम करके, मतलब ओवरऑल पूरी पानी का एक्सेस कम करके हमें सिर्फ 30% दिया गया और 70% पाकिस्तान के खित्ते में आया, यानी 70% ऑफ वाटर यूज मोटा मोटे हिसाब से पाकिस्तान को यूज करने को मिलता है और 30% मोटे मोटे हिसाब से इंडिया को यूज करने को मिलता है। कि हमारी इंडस नदी की जितनी रिवर्स हैं उनका हिस्सा किस तरह से बंटवारा होता है। हमारी वेस्टर्न रिवर्स ज्यादातर पाकिस्तान के हिस्से में आई, जिसका 70% इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान करेगा। यहां पर कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जिसे हमें यहां समझने की जरूरत है, जिसे सभी एस्पिरेंट्स को समझने की जरूरत है। हम लोगों ने इस ट्रीटी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट तरीके से सुना है और देखा है,
लेकिन इसमें कई डिटेल्स के ऊपर भी बातचीत की गई है। जैसे इस बात का कड़ा ध्यान रखा गया है कि नदी के फ्लो के ऊपर कोई डिस्टरबेंस नहीं आए। इस बात पर पाकिस्तान ने बहुत जोर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया वेस्टर्न रिवर्स में सिर्फ कुछ एक माइन्यूट और माइक्रो और मैक्रो छोटे लेवल पर डैम्स बना सकता है। मान लीजिए 300 मेगावाट, 350 मेगावाट, ठीक है, 600 मेगावाट, लाइक दैट। इससे ज्यादा बड़ा मेगावाट का डैम बनाना मतलब वर्जित किया गया। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम इन नदियों पर इंडिया नहीं कर सकता जिससे इन नदियों के फ्लो पर दिक्कत आती हो। अगर इनके फ्लो पर दिक्कत आए तो वो इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संघ का उल्लंघन होगा, यानी इस तरह से मान लिया जाएगा। इस तरह से हुए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आगे चलकर अभी हम बात करने वाले हैं। ईस्टर्न रिवर्स में ज्यादातर सभी तरह के राइट्स इंडिया के पास मौजूद हैं, डैम्स बनाना, कैनाल्स बनाना, सभी तरह की चीजें। लेकिन जो बातें अक्सर वीडियोस में स्किप हो जाती हैं या बहुत सारी वीडियोस में नहीं बताई जाती, वो ये है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बात की संधि हुई थी जब जब हमारे पास हमारे पास सतलुज, रावी और ब्यास नदी होंगी, तब शुरुआती दिनों पर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नहीं था। जब तक पाकिस्तान इन नदियों के पानी को सुरक्षित तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर लेता, तब तक इंडिया को इन नदियों का पानी उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू देना था, ठीक है, जिसपे कोई कमी नहीं आ सकती थी। इस तरह की संधि भी इस जल संधि में हुई है, ठीक है, और इंडिया ने इसे हमेशा से फॉलो किया है। आप चाहे 1965 का वॉर पकड़ लें, 1971 का वॉर देख लें, 1999 का वॉर देख लें, कारगिल युद्ध, और बालाकोट स्ट्राइक, उरी अटैक्स वगैरह में देख लें, इन सभी तरह के टिल 2019 पुलवामा अटैक, हमने IWT के ऊपर कड़े तरीके से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी पाकिस्तान के साथ। लेकिन इस बार ये प्रतिक्रिया ज्यादा गई। उसके ऊपर कई सारे नई सारी वीडियोस हैं और हम भी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी ये समझने की जरूरत है कि हम ईस्ट रिवर्स के साथ क्या करते हैं। ईस्टर्न रिवर्स के साथ हम सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उनका फ्लो डिस्टर्ब नहीं करना है। हम इन्हें एग्रीकल्चर, इरिगेशन, डोमेस्टिक यूजेस इंक्लूडिंग पावर प्रोजेक्ट्स प्लस कनाल सिस्टम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स का हम पानी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा कारण था जम्मू कश्मीर के इस डिवीजन पे डेवलपमेंट कम होने का। अगर आप नदियों में बड़े डैम्स नहीं बनाते तो आप वहां की बिजली की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा नहीं कर सकते, और जब आप बहुत सारी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज वहां आने को तैयार नहीं होती, क्योंकि इससे उनका बिजनेस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वहां की ओवरऑल इंप्लॉयमेंट रेट कम रह गई, प्लस डेवलपमेंट भी कम रहा। आज के दौर पर जम्मू कश्मीर सिर्फ इस वजह से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है क्योंकि वहां पर कोई दूसरी डेवलपमेंट करना मुश्किल हो चुका था। सिर्फ 370 या 35A आर्टिकल अनुच्छेद की वजह से यह नहीं था, इंडस वाटर ट्रीटी भी उसमें एक कारण था। यह आप सभी को पता होना चाहिए। जब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं तो हमें यह दिखता है कि इस संधि में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसे ध्यान में नहीं रखा गया। वो फैक्टर्स क्या थे, आइए अब उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। हमारे इस जल संधि में मेजर प्रोविजंस तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कुछ एक सेक्टर्स थे जहां पर इनके बारे में ध्यान नहीं दिया गया। वो क्या ध्यान था? जैसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक ऐसी चीज है जिससे देश अपने 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 इन्वायरमेंट को किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से सुरक्षित रखने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करता है, और ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट IWT पे नहीं होती। नदियों में होने वाले प्रदूषण को लेकर इन दोनों देशों में ये कौन से देश इनका संभालन करेंगे, इनको ठीक रखेंगे, ये सब कौन करेगा, इस बात की कोई सटीक जानकारी उस ट्रीटी के अंदर नहीं दी गई। कौन सा देश कितने डैम बना सकता है, इस बारे पे भी कोई बात नहीं की गई।
कौन सा देश इस नदी को हैंडल करेगा, इन नदियों के जितने भी मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इस बारे में बहुत पुख्ता डिटेल्ड जानकारी इस ट्रीटी में नहीं थी। यूं समझ लीजिए कि एक मोटा मोटा फ्रेम्ड ऑफ वाटर ट्रीटी बनाया गया और इसे हिंदुस्तान की सरकार यानी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता के अंदर और अयूब खान के अध्यक्षता के अंदर साइन कर लिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से आगे चलकर इनमें कई सारी खामियां आई। हिंदुस्तान ने इस नदी को ऊपर तो नहीं, लेकिन इससे जुड़े हुए इस नदियों को देने वाले कुछ पानी देने वाले स्रोतों के ऊपर डैम या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा पाकिस्तान ने इंडिया को आईसीजे पर धकेला, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लेके गया, ये कह के कि हिंदुस्तान सिंधु घाटी और सिंधु जल संधि के ऊपर समझौता कर रहा है, यानी उसका कुछ प्रोविजंस को ब्रेक कर रहा है। जैसे झेलम डिस्प्यूट, झेलम वाटर डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा इशू था, जिसमें हम लोग वुलर नदी के ऊपर हम एक वुलर बैरेज बनाना चाहते थे। वुलर बैरेज बनाने की इस प्रक्रिया में पाकिस्तान को यह चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने केस फाइल किया आईसीजे के अंदर। आईबीआरडी से दरख्वास्त की, वर्ल्ड बैंक से दरख्वास्त की कि ये प्रोजेक्ट ना हो, लेकिन इंडिया इसे बना रहा था और पाकिस्तान ने इसे आईसीजे तक लेके गया। लेकिन होना क्या था, हिंदुस्तान हमेशा की तरह उस केस में जीता और हमने वुलर बैरेज के ऊपर काम किया। इसके अलावा चेनाब के ऊपर बगलीहार डैम बनाया। चेनाब के ऊपर जब हम बगलीहार डैम बना रहे थे तो पाकिस्तान का यह मानना था कि हमने दोबारा से सिंधु जल संधि के ऊपर दोबारा से कोई आघात किया है, हमने उनके बेसिक टर्म्स को नहीं माना है। दोबारा पाकिस्तान हमें उसके लिए आईसीजे पर धकेलता है और दोबारा हम उस पर जीतते हैं। आपको शायद बात ये समझ में आ रही होगी। तो हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस के ऊपर काम किया और हम लोगों ने नो और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपना लिया है। अब इस वजह से बहुत सारी चीजें आईडब्ल्यूटी के संबंध में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बदल गई हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ दिस नो और जीरो टॉलरेंस टू जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बाय द पाकिस्तान फ्रॉम द इंडिया, हम लोगों ने क्या किया, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में यहां पर लॉन्च किए गए। जैसे कि हम लोगों ने उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर दिया है, ताकि हम वहां की नदियों का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए भरपूर यूज कर सकें। इसके अलावा हम लोग जैसे कि और भी कई प्रोजेक्ट्स, सलाल प्रोजेक्ट के ऊपर पहले से एनएचपीसी काम कर रहा है, वो चल भी रहा है, रनिंग प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम लोग कम से कम 600 मेगावाट के आसपास की बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम बात करें कि हम लोगों के पास स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशन जो भी हम बोलते हैं, इसमें बेसिकली हम पाकिस्तान के बिहाफ पर और हिंदुस्तान के बिहाफ पर दोनों की अवामों को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटजीज बनाते हैं। लेकिन जब इस तरह के टेररिस्ट अटैक होते हैं तो ये स्ट्रेटजीज सब बेकार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग फिर एक मोनोटोनस ग्रुप होकर काम करते हैं, जिसमें दूसरे देश के बारे में सोचना हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर हानिकारक हो सकता है। रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स जब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, पाकिस्तान कई बार क्लेम कर चुका है कि हिंदुस्तान ने वायलेट किया आईडब्ल्यूटी को। जैसे मैंने आपको वुलर प्रोजेक्ट के बारे में बताया, वुलर बैरेज के ऊपर, वुलर बैरेज डिस्प्यूट, दूसरा बगलीहार बैरेज डिस्प्यूट। इसके अलावा कृष्ण गंगा डिस्प्यूट भी हुआ था। कृष्ण गंगा डिस्प्यूट एक ऐसा डिस्प्यूट था जिसमें कृष्ण गंगा का इस्तेमाल या नाम पूरे जल संधि पर नहीं है, लेकिन कृष्ण गंगा एक बेसिक ट्रिब्यूटरी है। लेकिन अगर आप ध्यान से एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स के अंदर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो जल संधि के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि इंडस से जुड़ी हुई जो भी प्रकार की ट्रिब्यूटरी या सहायक स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, कोई भी तरह की नदी हो, नाला हो या कोई भी ट्रिब्यूटरी हो, ठीक है, उन सभी को पे ये चीज लागू होगी। यानी कृष्ण गंगा एक सहायक नदी है इंडस रिवर की, जो इंडिया से ही ओरिजिन होती है और झेलम नदी के ऊपर मिल जाती है। रिमेंबर, यही कृष्ण गंगा रिवर झेलम नदी में जब मिलती है तो वो नीलम नाम की नदी से नाम में बदलकर मिलती है, क्योंकि आजाद कश्मीर में कृष्ण गंगा को नीलम नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कृष्ण गंगा में जब हम डैम बनाना चाहते थे तो वहां भी यही इशू हुआ था
तो ये बेसिक 3 डिस्प्यूट्स के बारे में आप जरूर याद रखिएगा जो IWT से रिलेटेड है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। ठीक है, रीसेंट जो मैंने आपको बताया कि रीसेंट हम लोग बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में, जैसे कि उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, राइट, और शाहपुर कंडी इज ऑलरेडी इन मूव, जहां पर हम अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इंडिया की अब स्ट्रेटेजी इस केस को लेकर बदल चुकी है। हम लोग इस पे पूरी तरह से स्ट्रिक्ट तौर पर काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने, मान लीजिए कि हम लोगों ने 370 हटा दिया, हम लोगों ने 35A हटा दिया, 35A हटा दिया। उसी तरह से IWT भी एक ऐसी संधि है जिसमें डेफिनेटली इस बात का फोकस होना चाहिए कि पाकिस्तान आवाम कैसे जिएगी, लेकिन इस बात पे फोकस नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान IWT का गलत इस्तेमाल करती है अपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर और हम उसका जवाब सिर्फ वॉर से दें, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के जमाने में ऐसे बहुत तरीके हैं जो आप वॉर को इग्नोर करके और भी कई तरीकों से किसी एक देश को उसके अपने किए गए कामों का पनिश कर सकते हैं, राइट। तो उसी का आप एक रिजल्ट, एक नमूना आपने इस बार देखा पहलगाम अटैक के बाद, जब भारत ने टोटल बैन कर दिया हमारे IWT के जितनी भी संधियां, सस्पेंड कर दिया उसे, प्लस जितने भी हमारे हाई कमीशन लेवल में पाकिस्तान के लोग यहां थे उन्हें हटाया गया, और जितने भी पाकिस्तान ओरिजिन लोग हैं या वहां की पासपोर्ट से यहां रह रहे हैं उन्हें भी यहां से वापस जाने को कहा गया। तो इस तरह की कुछ बेसिक एक्शंस इंडिया ने लिए जिसने इंडिया के अपने इंटरनल सिक्योरिटी पर काफी बेहतरीन काम किया है। सो कंक्लूजन भी यही है हमारा कि वॉर इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, तो हम और भी कई तरीकों से इस मैटर्स को हल कर सकते हैं। इंडिया इतना कैपेबल है अब कि वो अपने तरीके से कई मैटर्स को बिना किसी वॉर के सिलेक्ट और सॉल्व कर सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस बात इतनी थी कि हम अपने सिंधु जल संधि के बारे में अच्छी तरह समझें। होप आपको इस जल संधि के ऊपर कुछ नया या कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया हुआ होगा, और मैं आपके सभी UPSC के सभी एस्पिरेंट को आपको बधाई देता हूं कि आप इस एग्जाम में बैठेंगे, और आप सभी को गुड लक है हमारी तरफ से। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप इस एग्जाम को अच्छी तरह परफॉर्म करें। देखते रहिए एडुफाई। थैंक यू।